आज की कहानी मुंबई के करीब एक जगह है उरण। उरण में 20 साल की एक लड़की रहा करती थी और इस लड़की का नाम था यशश्री शिंदे। पढ़ने लिखने में तेज तरार, उसने बीकॉम की पढ़ाई की और फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, बेटी का करियर भी उज्जवल था, घर वाले भी खुश थे। लेकिन तभी 20 जुलाई को यशश्री अपने घर से निकलती है और शाम को जिस टाइम पर वो घर लौटती थी उस दिन वो लौटती नहीं है। शाम होती, थोड़ी देर तक घर वाले इंतजार करते हैं, जवान लड़की है अभी तक लौटी नहीं है। घर माँ बाप को फिक्र होती है, क्योंकि वो ऐसा करती भी नहीं थी, या तो लेट होना होता तो फ़ोन कर देती, फिर भी वो इंतज़ार करते हैं, वो लौटती नहीं है। धीरे धीरे शाम रात में तब्दील होती है। अब रात होने लगती है, घर वालों को फिक्र होने लगती है कि अभी तक लौटी नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। इधर उधर तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं, कोई फ़ायदा होता नहीं। और आखिरकार देर रात, मतलब तब 20 से 21 जुलाई की रात आ गई थी, घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस वाले भी रिपोर्ट लिखते हैं। मुंबई के करीब का मामला, एक लड़की गायब, उम्र 20 साल, और कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। तो पुलिस भी मुस्तैदी दिखाती है, आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में भी मैसेज को कन्वे करती है कि कहीं ऐसी कोई गुमशुदा लड़की या उसके बारे में कोई खबर। पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे होते हैं, कोई सुराग मिलता नहीं, कोई पता मिलता नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं फिक्र मत कीजिए, हो सकता है कहीं फंस गई हो, ये सुबह तक लौट आए। उम्र ऐसी है, कई बार दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वार्टी में हो। घर वालों ने कहा नहीं, वो कभी पार्टी और इस तरह की चीज़ें करती नहीं है। फिर भी पुलिस वालों ने दिलासा दिया और तफ्तीश में लग गए ईमानदारी से, पर कोई जानकारी नहीं मिली। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो उसके बाद अगले दिन पुलिस वालों को एक खबर मिलती है, और खबर ये कि उसी लड़की के घर से कुछ दूरी पर इसी उरण इलाके में, उरण तालुका एक इलाका है, वहाँ से एक कोई राहगीर गुजर रहा था और उसने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है सड़क के किनारे, और वहाँ पर सन्नाटा था। तो जब लड़की की लाश की खबर मिली तो पुलिस फौरन वहाँ पे मौके पर पहुँचती है, और वहाँ पहुँचने के बाद देखती है कि एक लड़की की वाकई लाश पड़ी है। लाश की हालत देखकर पुलिस वालों की भी चीखें निकल जाती हैं। जिस्म पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहाँ जख्म के निशान ना हो, अनगिनत चाकुओं के निशान। इसके अलावा जिस जगह पर यह लाश पड़ी थी वहाँ पर कुछ दूरी पर कूड़ों का ढेर था। तो कई ऐसे निशान तो शायद जानवर अपना निवाला बना चुके थे। तो पुलिस उस आधी अधूरी लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है, और फिर लाश पहचानने के लायक तो थी नहीं, कुछ कपड़े अब भी जिस्म से चिपटे हुए थे। पुलिस ने जब पता किया था कि यशश्री गायब हुई थी तो क्या कपड़े पहने थे, वो कपड़े थोड़े से उससे मिल रहे थे। दिल पर पत्थर रखकर पुलिस ने यशश्री के घर वालों को फ़ोन किया और हॉस्पिटल आने के लिए कहा। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है उनके माँ बाप को लेकर। जैसे ही माँ बाप उस लाश से चिपटे उस कपड़े के टुकड़ों को देखते हैं, उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। ये उन्हीं की बेटी यशश्री की लाश थी, जो 24 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक अपने ऑफिस गई थी और ज़िंदगी में सब ठीक था। लाश की हालत देखकर मतलब अच्छों का कलेजा फट जाए। 2012 की निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था, उसके जिस्म पर लगभग कुछ उसी तरीके के जिस्म पर निशान थे। यहाँ तक के कातिल ने प्राइवेट पार्ट्स तक पर हमला किया था और काट डाला था। तो डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया और जख्मों की गिनती बताई तो सुनने वालों को भी कलेजा चाहिए था, तो सुन नहीं पाए लोग। अब इतनी हैवानियत के साथ, इतनी बेदर्दी से यशश्री का कत्ल कौन करेगा? पुलिस इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। इधर खबर मीडिया में आ गई, लोग इसको, जो दिल्ली की निर्भया 2012 की थी उसके साथ तुलना करके स्टोरी उन्होंने छापी। अब ये हुआ कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे, वो भी मुंबई जैसे शहर के बिल्कुल करीब। खैर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पूछा कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई और। घर वालों ने कहा नहीं, हमारी बेटी की अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके बाद वो नौकरी कर रही थी और खुश थी जिंदगी में। पुलिस कहते हैं फिर भी कोई पुरानी दुश्मनी। तब अचानक घर वालों को याद आता और वो कहते कि हाँ, करीब 5-6 साल पुरानी बात है, एक लड़का हमारी बेटी की वजह से जेल गया था। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा उस लड़के का नाम था दाऊद शेख, और वो वहीं रहा करता था इसी उरण इलाके में, और वो अक्सर पहले मेरी बेटी के साथ बातचीत किया करता था जब तक तमीज़ के दायरे में ठीक था। लेकिन फिर उसने मेरी बेटी को तंग करना शुरू किया, उसका यौन शोषण किया। तो फिर घर वालों ने कंप्लेंट लिखा दी, और चूंकि उस वक्त बच्ची नाबालिग थी, यशश्री 18 की हुई नहीं थी, तो पुलिस ने भी फिर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया और दाऊद शेख को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया। तो उन्होंने कहा बस ये हुआ था, और उसके बाद से, उस दिन के बाद से कभी दाऊद शेख से हमारा या हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं।
और हमको पता भी नहीं है क्योंकि वो शायद जेल में होगा। तो इसके अलावा और किसी से दुश्मनी नहीं। अब ये बड़े काम की इन्फॉर्मेशन थी पुलिस के लिए। पुलिस ने फ़ौरन कहा कि दाऊद शेख का पता करो। उन्होंने केसेस जो फाइल थी वो निकाली कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज था। फिर उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, फिर अदालत से जानकारी ली, तो पता चला कि जो दाऊद शेख है वो तो सज़ा काटने के बाद करीब 1.5 साल पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। अब अगर वो जेल के अंदर होता तो लगता कि पुलिस को शायद यशश्री के कत्ल के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है, लेकिन वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ गया। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हुए कि कहीं ना कहीं उसका इस कत्ल के साथ कोई रिश्ता हो। फिर से पुलिस वालों ने घर से पूछताछ की कि क्या आपको यकीन है कि पिछले 6 साल के बाद कभी दाऊद शेख आपके घर के इर्द गिर्द नहीं दिखा? आपकी बेटी ने कभी बताया कि दाऊद शेख को मिली है या उससे बात करती है? घर वालों ने कहा बिल्कुल नहीं, 6 साल के बाद जब से वो जेल गया हम जानते तक नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी की सहेलियों से भी पूछिए। अब इस दौरान में पुलिस ने यशश्री के कुछ सहेलियों से पूछताछ की। तभी एक सहेली ने बताया कि सर ये बात 19 जुलाई की है, यानी जिस दिन वो गायब उससे एक दिन पहले यशश्री ने उससे कहा था कि आज मुझे एक लड़के से मिलने जाना है। मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, मुझे डर भी लग रहा है उससे मिलते हुए, लेकिन मजबूरी है। तब उस दोस्त ने कहा भी कि जब तुझे ऐसा डर लग रहा तो क्यों जा रही है? तो उसने कहा नहीं, मिलना भी ज़रूरी है। और उसने कहा मुझे ख़ास जगह पर उसने बुलाया। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू बता तो मैं भी चलूँ साथ। उसने कहा नहीं, उसने मुझे अकेले बुलाया, लेकिन उसका नाम क्या था, किस जगह पर बुलाया, ये उसे मालूम नहीं था। फिर उस लड़की को याद आता और कहती है कि सर जहाँ पर यशश्री की लाश मिली है वो जो इलाका है वो उसी इलाके का नाम ले रही थी कि कल मुझे उधर जाना है, लेकिन वो इलाका बड़ा था। उस जगह पे एग्जैक्ट कहाँ पर है उसने नहीं बताया, लेकिन जहाँ लाश मिली वो घर से दूरी पर है और उसी इलाके का नाम उसने लिया कि मुझे वहाँ जाना है किसी एक लड़के से मिलने, जिससे मिलते हुए मुझे डर लग रहा है पर मिलना भी ज़रूरी है। तब जब उस लड़की की उसकी फ्रेंड का ये बयान आया तो फिर पुलिस चौंकी कि इसका मतलब है कि कातिल ने ही कत्ल वाली जगह पर यशश्री को बुलाया था, लेकिन वो कौन हो सकता है? उधर पता चला कि वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ चुका है। अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया कि यह है कहाँ दाऊद शेख। तो दाऊद शेख के कुछ पुराने पतों पर दबिश डाली गई, उसके रिश्तेदारों को ढूंढा गया, तो वहाँ से एक दूसरी जानकारी मिली। पता चला कि जेल जाने के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने कहा कि अब मैं इस इलाके में नहीं रुकूंगा, बल्कि इस शहर में ही नहीं रहूँगा, और उसने ये उरन इलाका छोड़ दिया और वो कर्नाटक चला गया और अब बेंगलुरु में और वहीं नौकरी करता है। अब पुलिस के लिए ये कि वो बेंगलुरु चला गया, यहाँ घर वालों में से कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं जिसने उसको उरन में देखा हो। लेकिन खैर पुलिस अब की एक टीम बेंगलुरु जाती है और बेंगलुरु जाने के बाद पता करती कि वो कहाँ है। उधर पुलिस की टीम बेंगलुरु गई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट लोकेशन और पता मालूम नहीं है कि वो है कहाँ पर। इधर उरन की पुलिस टीम अब तफ्तीश कर रही है और उस इलाके की जहाँ से लाश मिली, आसपास में कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं थी, लेकिन पुलिस ने यह किया कि जहाँ लाश मिली उससे कुछ पहले के तमाम फुटेज जो है वो खंगालने शुरू किए, कहीं कोई सीसीटीवी हो। कामयाबी मिली। एक जगह पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया जो उसी रास्ते की तरफ जा रहा जहाँ से लाश मिली थी, और उसी रास्ते पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में यशश्री जाती हुई दिखाई देती। जिस दिन यशश्री अपने घर से गायब हुई थी उस दिन थर्सडे था, और जिस जगह पे उसकी लाश मिली उससे कुछ दूर पहले एक रास्ता जाता था जहां पर लाश मिली थी, और उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो वो कैमरा इत्तेफाक से पुलिस ने देखा और तब पुलिस को एक तस्वीर दिखाई दी। दोपहर 2:17 पर ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं उसी वक्त की है। उसी जगह से यशश्री पैदल अकेली जा रही है और इस कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जहां पे ये लाश मिली थी उसी जगह जा रही है। ठीक उसके जाने के 5 मिनट के बाद, लगभग 5 मिनट का गैप है, एक और शख्स 2:22 पर उधर ही जा रहा है जिस तरफ यशश्री गई है। अब जब इन दोनों को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज में यशश्री कैद हो गई और उसके 5 मिनट के अंदर अंदर अकेला एक लड़का, और फिर कोई ऐसा शख्स वहां से गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर कुछ शक या डाउट किया जा सके, तो पुलिस को यकीन हो गया कि 5 मिनट के गैप के दौरान में ये जो यशश्री के पीछे लड़का गया है यही कातिल हो सकता है। पर ये लड़का है कौन? पुलिस ने उस तस्वीर को सीसीटीवी फुटेज के इनलाज किया, इसके बाद उसकी पिक्चर ली और यशश्री के घर पहुंच गए। यशश्री के माँ और बाप को वो तस्वीर दिखाई, पूछा कि क्या आप इसे जानते हैं? जैसे ही माँ बाप ने वो तस्वीर देखी वो हैरान। उन्होंने कहा यही तो दाऊद शेख, वही दाऊद शेख जो 6 साल पहले यशश्री को छेड़ने और यौन शोषण के इल्जाम में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल गया था। अब वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि जेल के आने के बाद कर्नाटक या बेंगलुरु में बेशक वो रह रहा हो, लेकिन 20 जुलाई को
वो इसी मुंबई के करीब उरण तालुका में मौजूद था और ये सीसीटीवी कैमरा उसकी गवाही दे रहे हैं। और इस तस्वीर से ये भी साफ था, जो यशश्री ने अपनी सहेली से कहा था कि उसे एक शख्स से मिलने जाना है, मिलना चाहती नहीं हो, मिलने में डर भी लग रहा है लेकिन मिलना भी है, तो ये मतलब वही शख्स था। तो पुलिस को यकीन हो गया कि इस कत्ल के पीछे दाऊद शेख का हाथ है। उधर अब बेंगलुरु में दाऊद शेख की तलाश हो रही है। आखिरकार तलाश कामयाब रही और अभी एक दिन पहले यानी कि 31 जुलाई को दाऊद शेख गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद मुंबई लाया गया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। 7 जुलाई तक, तो 7 अगस्त तक के लिए उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। और अब पुलिस दाऊद शेख से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। 3 थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है। 3। पुलिस की पहली थ्योरी यह है कि चूंकि यशश्री के घर वालों ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भिजवाया, वो जेल से बाहर आया और उसने बदला लिया। लेकिन यहां इस थ्योरी में पुलिस को खुद ही एक सवाल काट रही थी, वो ये कि जेल से पहले तो वो 1.5 साल पहले आ गया था जेल से, तो 1.5 साल बाद उसने बदला क्यों लिया, जेल से बाहर निकलते ही क्यों बदला नहीं लिया। लेकिन इसका जवाब भी मिल गया। पता चला वो जेल से जब वो बाहर आया था तो एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया और घायल होने के बाद वो कई महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद अब वो फिट हुआ था। तो ये घायल होना भी अगर मकसद यही बदला लेना था तो उसके डिले की एक वजह थी। तो पहला बदला, लेकिन इस बदले की थ्योरी को फिर खुद पुलिस काट रही है। दूसरा इसलिए काट रही है कि जब पुलिस ने यशश्री और दाऊद शेख के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर को खंगाला और निकाला तो पता चला कि यशश्री ने भी अपने घर वालों से झूठ बोला था। दाऊद शेख से उसकी लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी और ये पिछले कई महीनों से हो रही थी। और जिस दिन 20 जुलाई को वो थी उस दिन भी उससे फोन पर बात हुई, लेकिन उस दिन जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उसने उसको बुलाया था मिलने के लिए। तो अब बातचीत हो रही थी और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो फिर उसने कत्ल क्यों किया, यहां पे फिर एक सवाल खड़ा हो गया। अब पुलिस ने और तफ्तीश की, यशश्री के मोबाइल के अंदर झांका तो फिर कुछ चैट सामने आया और कुछ जानकारी मिली और वो ये कि एक दौर था जब दाऊद शेख और यशश्री दोनों प्यार किया करते थे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इल्ज़ाम लगा और वो जेल चला गया। फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी थी उन दोनों की जो उसने सोशल मीडिया पर डालकर यशश्री को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दाऊद शेख ने उसने कहा कि देखो अब मेरी शादी वादी होनी है, तुम ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। उसके पास कुछ तस्वीरें थी वो डिलीट नहीं कर रहा था। तो एक थ्योरी ये थी कि उस दिन 20 जुलाई को उसने उस तस्वीर के नाम पर कि चलो मैं डिलीट कर दूंगा, एक बार तुम मुझसे मिल लो, और वो मिलने के लिए आया था और फिर वहीं पे कुछ ऐसी बात हुई जो उसने उसका कत्ल कर दिया। एक तीसरी थ्योरी भी सामने आ रही है। एक नया कैरेक्टर, उसका नाम है मोहसिन। अब वो कैरेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है और वो ये है कि पिछले कुछ वक्त से मोहसिन और यशश्री की दोस्ती थी। हालांकि इस दोस्ती को लेकर मतलब ये कि प्यार ही था ये ज़रूरी नहीं था, दोस्ती नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद शेख को ये बात पता चल गई और वो जेलस हो गया और उसे लगा कि मतलब लव ट्रायंगल वाली एंगल को उसने ढूंढना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया और फिर उस तस्वीर को देने के बहाने उसे उस जगह पर बुलाता है और वो मार डालता है। ये 3 थ्योरी थी। अब जब पुलिस से सवाल किया गया कि इसमें से 3 थ्योरी कौन सी हो सकती मौत की वजह, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मोटिव पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि यशश्री का कत्ल दाऊद शेख ने किया है। दाऊद शेख ने कत्ल किया, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि एक कत्ल बदला तो समझ में आता है, लेकिन जिस हैवानियत और दरिंदगी के साथ उसने कत्ल किया उसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है, इस सवाल का जवाब भी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। मुंबई पुलिस का यही कहना है कि आज ही पुलिस कस्टडी मिली है, थोड़ा हमें उससे पूछताछ करने दीजिए और एक बार सारी पूछताछ हो जाए तो फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिर ये वो इंसिडेंट है जो वाकई झकझोर कर रख देती है कि एक इंसान कैसे कोई किसी के साथ प्यार करने का दावा कर सकता है और फिर उसी के साथ जो हैवानियत और दरिंदगी दिखाता है वो प्यार कहां से हो सकता है। यशश्री एक 20 साल की होनहार लड़की थी। शायद उसने अपने माँ बाप को भी बहुत सारे सपने दिखाए थे कि अब मैं ये करूंगी और आगे बढ़ के और तरक्की करूंगी, फिर आप सबका ख्याल रखूंगी। लेकिन अब उस घर में एक मातम छाया हुआ है। मुंबई पुलिस से यही उम्मीद है कि अब इस केस के पीछे के जो असली मोटिव है वो मोटिव को सामने लाए और अगर इस कत्ल में उसका कोई साथी भी शामिल है दाऊद शेख का तो वो भी सामने आए। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से आज जो कि कल मीडिया से बात की और कहा कि हम इसके हर पहलू को खंगालेंगे और जो भी इसमें गुनहगार और है उसे छोड़ेंगे नहीं।
पुलिस को अभी इस केस में वो जो चाकू इस्तेमाल किया गया था कत्ल के लिए वो बरामद करना है, पुलिस को इस केस में मोटिव ढूंढना है, पुलिस को इस केस में अगर दाऊद शेख का कोई और साथी है वो ढूंढना है, और साथ ही वो जो तीसरे कैरेक्टर मोहसिन की बात आ रही है, पुलिस की एक टीम उससे भी पूछताछ करेगी। तो 7 अगस्त तक का टाइम है, 7 अगस्त तक इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, और जैसे ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और इसकी पूरी अपडेट जो खासतौर पर जिस मोटिव को लेकर हर एक की नज़र है कि आखिर ऐसा क्या मकसद हो सकता है वो भी आपको बताऊंगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनुराग जायसवाल, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुराग। और ये भेजा है सुधीर कुमार ने। अमन कुमार दिल्ली से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। इसके अलावा राजन विचारे, एक्स MP हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे राजन विचारे साहब। और ये भेजा सौरभ राव ने है। विशाल मिश्रा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। और ये प्रशांत झा ने भेजा है, और विशाल NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट नेशनल डिफेंस अकेडमी, आप कामयाब ज़रूर हों। देवांशी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देवांशी। और ये गौतम जी की बिटिया हैं। साथ ही नियति शर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नियति। और ये भेजा है कविता, मनीष जी और शशि भूषण जी ने। साथ ही आज अमर जायसवाल और बिरजू जायसवाल, तो अमर जी और बिरजू जी दोनों भाई हैं, और दोनों को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और भेजा है सुधीर कुमार ने। साथ ही सुधीर दहिया, इन्होंने पूछा है कल की कहानी के ऊपर कि सर इंडिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं डिक्लेयर करती, इसमें क्या मुश्किल आ रही है। तो ये देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये भारत सरकार को पूरी तरीके से इसका फैसला लेना पड़ेगा। और मैंने कल जैसा आपको बताया था कि किसी भी देश की किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कराने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उनमें एक ही होता है कि उसने, अगर आप थर्ड पार्टी के लिए बात करते हैं, जैसे कि इंडिया पे के लिए वो कितना खतरा, क्या कभी इंडिया में या बाहर में किसी इंडियन को निशाना बनाया, को टेररिस्ट हमला किया, तो अगर डायरेक्ट लिंक है तो एक आधार बन जाता है कि भाई ये किया जाए। दूसरा पॉलिटिकल जो बताया आपको, जैसा रिलेशनशिप कि फ़िलिस्तीन के साथ भी भारत के रिश्ते हैं और इजराइल के साथ भी रिश्ते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आड़ी आ जाती। कई चीज़ें कई बार ऐसी होती, बड़ी मुश्किल हो जाती है, करें कि ना करें। फिर इंडिया को आजकल अरब देशों के साथ ठीक ठाक दोस्ती चल रही है, तो कुछ अरब देश भी नाराज़ हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिसको देखकर कोई फैसला लेना पड़ता है। और यही वजह है कि अभी तक भारत, इंडिया के अलावा, इंडिया अकेला नहीं है, रूस भी है, चीन भी है, और भी लोग हैं जो हमास को टेररिस्ट ग्रुप अभी तक जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया या मानते नहीं हैं। इसके अलावा प्रतीक वर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। शानू यादव, थैंक यू सो मच छोटी छोटी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। इमरान, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है और लद्दाख से हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अमन मलिक, थैंक यू सो मच आपका भी है। सुबोध कुमार, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।